आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से एक नया उपन्यास लेकर प्रस्तुत हुई है। इस उपन्यास का नाम है जिंदगी नामा और लेखिका जो है कृष्णा सोबती हैं। क्या नाम है? कृष्णा सोबती। इसमें हम इस उपन्यास के बारे में इसका सार, पात्र परिचय, ये सारी चीज़ें सारांश के रूप में जानेंगे। तो ये यूनिट 6 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। कृष्णा सोबती ने अपने उपन्यास जिंदगी नामा में बताया है कि इसमें बताने की कोशिश कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान, जिसके कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं। जिंदगी नामा के पन्नों में आपको बादशाह और फकीर, शहंशाह, दरवेश और किसान एक साथ खेतों की मुंडेरों पर खड़े मिलेंगे। सर्वसाधारण की वह भीड़ जो हर काल में, हर गांव में, हर पीढ़ी को सजाए रखती है। इसमें कथासार के रूप में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी की एक समस्या को लेकर उसके इर्द गिर्द बुना गया उपन्यास नहीं, बल्कि इस उपन्यास के एक गांव के समग्र जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। यह डेरा जट्टा नामक गांव में 19वीं शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों के घटनाक्रम को व्यक्त करता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे कि तत्कालीन समाज की प्रमुख कुरीतियाँ एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं को झलक इस उपन्यास में दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है ये जानने के लिए हम थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस उपन्यास पर प्रकाश डालते हुए गोपाल राय लिखते हैं कि जिंदगी नामा 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों, ग्रामीणों के जीवनों का चित्रण है। यह जिंदगी निखलिस यथार्थ के रूप में सामने आती है। पंजाबी किसानों की मेहनत मशक्कत से भरी हुई अक्खड़, संतुष्ट और मुक्त जिंदगी, जिससे महाजन का शोषण और पुलिस का आतंक भी कोई ज़्यादा हलचल नहीं पैदा करता। जिंदगी नामा में ना कोई नायक ना कोई खलनायक, सिर्फ लोग जिंदा दिल जाबाज लोग जो हिंदुस्तान की ड्योढ़ी पंचनंद पर जमे सदियों गाजी मर्दों के लश्करों से भिड़ते रहे, फिर भी फसलें उगाते रहे, जी लेने की सौंधी ललक पर जिंदगियां लुटाते रहते। उपन्यास में हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। गांव की उच्चतरीय नारी शाहनी जो सहिष्णु, धार्मिक, परिश्रमी और आदर्श पत्नी है। पति शाहजी से सिर्फ 101 रुपये लेकर इस गांव में बसे थे। सारा गांव शाहजी के चौपाल में मिलता था। शाहनी को आए हुए बहुत वर्ष हो गए थे, लेकिन उससे संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। शाहजी के छोटे भाई काशी शाह और बिंद्रायणी भाभी भी हवेली में साथ ही रहते थे। शाहजी की हवेली में त्रिंचन बैठती थी, जहाँ गांव की लड़कियां और महिलाएं सूट काटने आती थी। शाहनी को रसोई में मदद करने के लिए गांव की माताएं, बहनें, करतारों, महरी, चाची आदि स्त्रियां आती थी। जब समय मिलता है तो चरखे पर बैठकर लोग गीत गाया करती हैं। शाहजी को पहली पत्नी गुजर गई थी। शाहनी शाहजी को तीसरा विवाह करने के लिए सलाह देती। कभी कभी शाहजी को बच्चा गोद लेने की बात कहती हैं। कभी कभी शाहनी ये सोचकर डर जाती कहीं सच में सौतन न आ जाए। शाहनी अपनी हवेली के लिए एक वारिस चाहती है। उनके मन में संतान की इच्छा है और इसका मुख्य कारण है वंश को आगे बढ़ाना। शाहनी और चाची महरी दोनों फरीद से मन्नत मांगने जाती हैं। उसी रात शाहनी को सपने में भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। शाहनी के सपने में जगमग आंगन में घुटनों के बल चलता हुआ एक बालक दिखाई देता है। सुबह जब शाहनी की सच में पता चलता कि वह माँ बनने वाली, तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एक दिन जब शाहनी और चाची नहाने जाती है, वहाँ से आते समय उंगलियों की उन लोगों की राबिया फतेह और शीरी से मुलाकात होती। राबिया नाम की और फतेह और शीरी से मुलाकात हो जाती। इन तीनों से शाहनी राबिया से फुर्सत के पल में हवेली में आने को कहती है। राबिया हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। खुशी के अवसर पर शाहनी हवेली में ब्राह्मण भोज का आयोजन करती है। शाहनी के दौरान धर्म करना
अच्छा लगता है, उसका मन निश्चल है, सभी के प्रति उसमें प्रेम की भावना रहती है। हवेली की मालकिन होते हुए भी वह हवेली के सभी लोगों को परिवार का सदस्य मानती है। बच्चे के जन्म के पर पूरे गांव का भोज कराया जाता है। अपने बेटे की देखभाल के लिए अराइयों की बेटी राबिया को रखती है और अपने बेटे का नाम लीला शाह रखती है। वह अपने बेटे को अपने गांव के मिशन मदरसे में ही पढ़ाना चाहती है। गांव के रीति रिवाज के अनुसार राबिया के साथ अपने बेटे के साथ घरों में भिक्षा मांगने भेजती है। भिक्षा लेकर लौटने पर पांधा जी ने शाह जी के बेटे को वस्त्र बदले, माथे पर तिलक लगाया और आशीर्वाद दिया। अब यहाँ उपन्यास के पात्र बताए गए हैं कि शाहजी हवेली का मालिक है और शाहानी शाहजी की पत्नी है। लीला शाह शाहजी का बेटा है। राबिया लीला शाह की देखभाल के लिए दाई है। काशी शाह शाहजी के छोटी भाई हैं। पंजाब के किसानों को उपन्यास के विषय है। पंजाब के किसानों के जीवन का चित्रण है। ग्रामीण के जीवन का चित्रण, आदर्श नारी का चित्रण है। वह हवेली में सभी धर्मों के त्योहार को मनाती है। ईद के दिन भी वह सेवैयाँ बांटती है। राबिया को शाह के प्रति आकर्षण हो जाता है। ये जानते हुए भी शानी मौन रहती। इतना त्याग करती हुई शानी इस उपन्यास में दिखाई देती है। आप देख सकते हैं किस तरह का उपन्यास है। तो यहाँ पर उपन्यास जिंदगी नामा में थोड़ी सी और चीज़ों को बताते हैं कि तत्कालीन समाज की प्रमुख कुरीतियों एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं की झलक भी उपन्यास में दिखाई पड़ती है। मुख्य कसक इस बात की है, जो जट्टा खेती करते हैं ज़मीन उनकी नहीं, उनके अपने उपज का एक बड़ा हिस्सा साहूकारों को देना पड़ता है। साहूकार कुछ करते नहीं, सिर्फ अपनी ज़मीन होने के कारण उनकी उपज का सबसे बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। ज़मीन के मालिक हक को लेकर जट्टों में सुलग रही आग की झलक उपन्यास में यत्र तत्र दिखाई देती है। सूदखोरों के चंगुल से फंसे गरीब गुरबों की बेबसी दिखाई देती। गरीब साहूकार के खेती या विवाह या बीमारी आदि के लिए कर्ज लेते और वे तो उसका ब्याज चुकाते ही हैं, उनके बच्चे भी चुकाते हैं और उनके पोते भी चुकाते, किंतु सूद नहीं निपटता। गरीबों का मानसिक रूप से नियंत्रण में रखने के लिए सूदखोरी साहूकारों का हथियार नजर आता है। कहीं कहीं विद्रोही उपजी की आशंका होने पर साहूकार उदारता दिखाकर कुछ ढील दे देते। गांव में छोटी छोटी बात पर कत्ल हो जाते। उपन्यास के पढ़ते हुए यह लगता है कि मानो पंजाबी जनजीवन को बहुत महत्व नहीं देता है। साहूकार वगैरह नियमित रूप से मुकदमेबाजी में उलझे रहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में गांव के मुखिया वगैरह उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या से जवानों को सेना में भर्ती कराते। कुछ जवान तो जोश में और कुछ मुरब्बे में लालच में सेना में भर्ती हो जाते हैं। गांव में प्रेम विवाह को लेकर काफ़ी लचीलापन नजर आता है। ऐसे विवाहों के जाति को प्रमुखता नहीं दी जाती। शादी विवाह एवं त्योहारों में लोगों की सामूहिकता एवं सहयोग भावना बड़े प्रखर रूप से दिखाई देती है। इसी तरह से आगे हैं जो हम देखते हैं यहाँ पर 1 मिनट बच्चों। यस, जिंदगी नाम उपन्यास में पंजाब में डेरा जट्टा गांव के 19वीं सदी की शुरुआत 20वें वर्षों की कथा कही गई है। छोटे छोटे चित्र बिंबोदार उपन्यास में पंजाब के जीवन के दृश्य उकेरे गए। उपन्यास में कई प्रमुख पात्राओं का पूरे जीवन का चित्रण किया गया है। जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कृष्ण सोबती को 1980 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और उपन्यास की प्रथम विश्व युद्ध बंगाल विभाजन के बाद हिंदू मुस्लिम दंगों का जिक्र किया गया है। उपन्यास में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का भी जिक्र प्राप्त होता है और ज़मीन को लेकर जट्टों का आक्रोश का संकेत भी मिलता है। और शाहजी और शाहानी जो हैं आपस में पति पत्नी हैं, मूलतः साहूकार हैं और शाहजी डेरा जट्टा का गांव के साहूकार है। पुलिस वकीलों एवं अपराधियों से इनका बराबर मेल रहता है और अफसर आने पर सबकी रक्षा करते हैं। साहूकारी में कुछ ढील बरतते हैं और ज़मीनों के मालिकाना हक में सवाल पर अक्सर चुप्पी साधे रहते हैं। कहीं विद्रोह की आशंका होने पर उसे उचित ढील देकर स्थितियों में नियंत्रण बना रहता है। शाहजी के मन में इस राबिया को लेकर प्रेम स्फुरित हो जाता है। शाहानी उदारमना साहूकारनी है। काफ़ी दिनों बाद इनको संतान नहीं होती।
दंपति बाबा फरीद के डेरे पर ये संतान मांगने जाती हैं। तत्पश्चात उनको पुत्र रंग की प्राप्ति होती है। लाली शाह जो है शाहजी के पुत्र हैं। लाली शाह शाहजी का इकलौता पुत्र है। उसे परंपरागत मदरसे में पढ़ाने के बजाय अंग्रेजी स्कूल में डाला जाता है। और काशी शाह जो है शाहजी के छोटे भाई हैं। काशी शाह संत स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे साहूकारों को अपने लिए जंजाल मानते हैं। शाहजी उनको अक्सर चेताते रहते कि उनका संत स्वभाव साहूकारी के लिए अच्छा नहीं। काशी शाह आयुर्वेद के जानकार है और यदा कदा जनता को मुफ्त में अपनी विद्या का लाभ कराते हैं। पंचायत या झगड़ा निपटाने में इनकी बात सर्व स्वीकृति होती है। बिंद्रा देई काशी शाह की पत्नी है। बिंद्रा देई हसमुख किंतु पतिव्रता पत्नी है। वह शाहनी के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक हवेली के कार्य संचालन करती है। उनकी खटपट न होने से हवेली का वातावरण पूर्ण सहयोगी दिखाई पड़ता है। गुरुदास और केशव लाल काशी शाह के पुत्र हैं और निक्की बेबे और लाला बड्डे एवं निक्की बेबे गांव के बुजुर्ग हैं जिनका सारा गांव आदर करता है और वे भी सारे गांव को प्रेम करती हैं। लाला बड्डे गांव के बच्चों को रात में कथा सुनाती हैं जिसके जरिए वे बच्चों को पंजाबी इतिहास एवं संस्कृति की शिक्षा देते हैं। और निक्को बेबे गांव के छोटे छोटे बच्चों को प्रेम करती है और उनको कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें देती रहती है। चन्मल और भागमल जो हैं लाला बड्डे के पुत्र हैं। निक्का चन्नामल का पुत्र है। चाची मेहरी शाहनी का सहायिका और हवेली की बुजुर्ग हैं। चाची मेहरी पहले पति दीदार सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका गणपत शाह से दिल लग जाता है। वह उसके साथ भाग जाती किंतु मामला अदालत में जाता है। वहाँ वह गणपत शाह का पक्ष लेती है और उसके साथ रहने लगती है किंतु इसका कोई संतान नहीं होती। वह अपने देवर साहब सिंह को बहुत स्नेह करती हैं। दीदार सिंह चाचा मेहरी का पहला पति है और गणपत शाह चाचा मेहरी का दूसरा पति है। साहिब सिंह दीदार सिंह का भाई और चाची मेहरी का देवर और संतो साहिब सिंह की पत्नी है। बसंतो साहिब सिंह की बेटी है। मलकियत सिंह दीदार सिंह का बड़ा भाई कुदरत कौर मलकियत सिंह की पत्नी राबिया शाहजी पर आसक्त है। राबिया आलिया की पुत्री एवं फतेह की बहन है। राबिया तुक जोड़ती अर्थात कविता बनाती है। वह काफ़ी होशियार एवं कुशल है। हवेली में काम धाम से में हाथ बटाती। जब उसका विवाह की बात होती तो वह किसी अन्य के विवाह से इनकार कर देती और वह शाह जी से अपने प्रेम को व्यक्त कर देती है। फतेह राबिया की बहन है। फतेह आलिया की बड़ी पुत्री है। वह एक दिन गायब हो जाती और शाह बंधु एवं आलिया को नदी के किनारे शेरी के संग केली करते हुए पाई जाती है। तत्पश्चात उसका विवाह शेरी से कर दिया जाता है और वे दोनों प्रेम पूर्वक रहते हैं। शेर फतेह का पति है और सलामत अली थानेदार है। मेहर अली जमींदार पर अधिकारी को लेकर आक्रोशित युवा है। मेहर अली के जरिए जट्टों में ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर आक्रोश की दबी चिंगारी दिखाई देती है। करम बीबी और बरखुरदार दादी पोता हैं और शीरी बरखुरदार की पत्नी। करम बीबी का पोता बरखुरदार जेल से लौट कर आया। वह शीरी को सर्व गुण संपन्न पाकर उससे बरखुरदार के विवाह की इच्छा करती है और शीरी के मन में भी बरखुरदार को लेकर आसक्ति होने से शांतिपूर्वक यह विवाह हो जाता है। हवेली के सहायक जो हैं चन्ना नवाब खां कारतोरी माँ बीबी मोहम्मदीन दिलबाग हुसैना नाइन बेबो इसराइनी सारे हवेली के पात्र हैं। ये सब पाठ शाम को हवेली पर इकट्ठे होते और देर रात तक गप्पे मारते जिनमें खालिस गप्पे कुछ और अन्य रहते हैं। बच्चे जो होते मिट्टी मेहरबानी चन्नी छन्नी निक्की घोलू मोहरे सुतरे चोखे शानू कालू जगत दीपू भोले सारे बच्चे हैं। तो इसी तरह से आप इस उपन्यास को देखेंगे किस तरह से उपन्यास जो है आपको ज़िंदगी नामा पूरी एक समाज की ज़िंदगी को दिखाया जाता है। इसमें कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमा जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर ज़िंदगी को आंकने की कोशिश करता है। ज़िंदगी नामा के पन्नों में आपको बादशाह और फ़कीर शहंशाह दरवेश और किसान एक साथ खेतों में मुंडे पर मिलेंगे। सरदार की वह भीड़ जो हर काल में हर गांव में हर पीढ़ी को सजाए रखती है। तो आप बच्चों ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इस उपन्यास में किन किन चीज़ों को दिखाया है। तो यहीं पर ये उपन्यास बच्चों ख़त्म होता है और इसी तरह से कृष्ण सोबती ज़िंदगी नामा किस तरह से लिखती हैं इस उपन्यास में दिखाया जाता है। शाहजी और शाहनी की कहानी दिखाई गई यहाँ पर है।
और यहाँ पर उपन्यास का एंड। आशा है कि आपको ये उपन्यास अच्छा लगा होगा। और इस कथा से और इसी तरह से हमारे उपन्यास की प्लेलिस्ट में कई उपन्यास आपको मिलेंगे। सारे उपन्यास यहाँ एक जगह कथासार के रूप में, आपको सारांश के रूप में, पाठ परिचय के रूप में यहाँ मिलते रहेंगे, जिससे आपको इनसे फ़ायदा उठा पाएँ और अपना रिवीजन कर पाएँ। ये रिवीजन क्लास की तरह ही आपको कराया गया है। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरी सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर जितने भी उपलब्ध हैं वो सब नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे, और आपको एक जैसे सारी चीज़ों की तैयारी के लिए यहाँ पर बार बार कहीं भटकना ना पड़े। तो जय हिंद, जय भारत।